Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड माय नेम इज़ विजय और बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज़ लेके आए हैं और आई नो मैंने चैप्टर फर्स्ट का भी एमसीक्यू सीरीज़ बनाया था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2020 के अंदर तो ये चैप्टर आ ही नहीं रहे हैं, तो आप इसे क्यों डाल रहे हैं। बट भाई मैं सभी की अपलोड करूंगा और एमसीक्यू सीरीज़ के साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ लेके आ रहा हूं। साथ में हम पॉलिटिकल साइंस के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, दोनों के बारे में है। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आप वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। चैनल को सब्सक्राइब पहले करिएगा क्योंकि बहुत सारी धमाकेदार चीज़ें आपको समय के साथ साथ मिलेंगी और प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। मेरी आपकी गारंटी है कि मैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों की एमसीक्यू और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के ऊपर चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे नए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा मेसोपोटामिया का। क्वेश्चन यही है कि मेसोपोटामिया साइट जो है एट प्रेजेंट टाइम कौन से देश में, क्योंकि देखो 5000 साल पुरानी सभ्यता है तो हमें जानना ज़रूरी है कि ये कौन से देश में अभी है। क्या वो इजिप्ट में है, इराक में है, ईरान में है, टर्की में है। तो इसका सही आंसर इराक है, क्योंकि अगर आप बाय इमेज देखने की कोशिश करें कि इस वाले हिस्से में अलग अलग समय में अलग अलग सभ्यताएं आई थी। मेसोपोटामिया के अंदर अलग अलग कल्चर ने समय के साथ साथ जन्म लिया। 5000 पुरानी सभ्यताएं हैं ये, और कितना लकी है कि वो इराक के अंदर ये चीज़ें मिलती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट करी होगी तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बच्चों को इराक आंसर टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो हमारे ई पाठशाला की वीडियो से पढ़ रहे हैं। इराक इसका आंसर है। सही आंसर हमारा बी है, तो आप इराक पे ही टिक करिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं देन आप हिंदी और इंग्लिश में वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा कौन सी है। कहने का मतलब ये है कि इतने सारे मेसोपोटामिया के अंदर सिविलाइजेशन आई थी। सिविलाइजेशन के साथ साथ हर सिविलाइजेशन ने अपनी अलग भाषा को इस्तेमाल किया, तो इसीलिए मेसोपोटामिया के अंदर पहली नोन लैंग्वेज सुमेरियन थी, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर सुमेर लोग सबसे पहले आए थे, इसलिए सुमेरियन लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करी गई थी। फिर अकाड्स लोग आए थे तो उनके अलग राजा थे, उन्होंने अकाडियन लैंग्वेज इस्तेमाल करी। फिर अशूरियन लोग आए थे, उन्होंने अमेरिक जो लैंग्वेज है, अरमाइकी बोलते हैं इसको, ये यूज़ करी। तो इसीलिए मेसोपोटामिया की पहली फर्स्ट नोन लैंग्वेज सुमेरियन है। इसी वजह से इसका आंसर जो है आपको ए टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। देखो मेसोपोटामिया के ना अलग अलग स्टेजेस हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें, मेसोपोटामिया का बहुत ही बड़ा वास्ट इलाका है, पर मेसोपोटामिया के अंदर पहली सिटी और राइटिंग कल्चर कहाँ पे आया। क्या नॉर्थ ईस्ट में आया, नॉर्थ में आया, साउथ में आया या ईस्ट में आया। तो दोस्तों इसका सही आंसर साउथ है। वो इसी वजह से अगर आप इसको मैप के वाइज देखेंगे तो ये हिस्सा नॉर्थ हो गया, ये हिस्सा साउथ हो गया, ये हिस्सा वेस्ट हो गया, ये हिस्सा वेस्ट और ईस्ट, और ये वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट पहला ऑप्शन था, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो इधर के हिस्सों में तो हुई नहीं। उसके बाद नॉर्थ में भी नहीं हुई। साउथ के हिस्सों में इसलिए हुआ क्योंकि इस वाले हिस्सों को सबसे प्रोस्पेरियस इलाका बोला जाता था, समृद्ध इलाका बोला जाता था। इसीलिए मेसोपोटामिया में सबसे पहले सिटी, राइटिंग कल्चर, शाही राजघराने और साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें, वेपन्स बनाने की चीज़ें जो भी थी, सबसे पहले साउथ के इलाकों में आई थी। तो इसीलिए यहाँ पर मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पहला ऐसा क्षेत्र था साउथ का इलाका जहाँ पे सबसे पहले डेवलपमेंट हुए, शाही नगर बने। ओके, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखो चौथा क्वेश्चन वही है, व्हाट वाज द लोअर कैपिटल सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया,
यानी कि मेसोपोटामिया की शाही राजधानी कौन सी थी? देखो राजधानियां बहुत सारी बनी थी, समय के साथ साथ अलग अलग राजधानियां बनी थी, लेकिन सबसे पहली जो थी वो दोस्तों उर राजधानी थी। राजधानी इतनी अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड थी, वेल बिल्ड थी, जिसमें से अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को रखा और देखा जाता था कि हाँ भाई ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ओके, तो ये छोटा सा आपको उर सिटी का एक कोटेशन देखने को मिल रहा है, और मैंने आपको दिखा भी दिया था कि उर और उरुक शहर जो थे वो साउथ के इलाके में पड़ते हैं, और यहीं पे सबसे पहले राइटिंग कल्चर जो था, देवताओं को मानने का सिस्टम, एग्रीकल्चर का सिस्टम सबसे पहले यहीं पे आया था। इसलिए शाही राजधानियां जो थी मेसोपोटामिया की वो उर शहर में सबसे पहले बनी थी। अब ये किसके टाइम पीरियड में बनी थी? सुमेरियन के टाइम पीरियड पे ही बनी होगी सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले वही सिविलाइजेशन ही आई थी। ओके, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5वें की बात कर लेते हैं, मरी के राजा कौन थे? दोस्तों मेसोपोटामिया के अंदर मरी एक ऐसा राज्य था जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि उर शहर के बाद वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सिटी लाइफ जैसी चीज़ें विकसित हुई थी। कहाँ पे? मरी के अंदर। तो मरी के राजा का नाम पूछा गया है कि मरी के राजा का नाम क्या था। 4 ऑप्शन है जिसमें से आपका ए आंसर है। एमोरिया करके इनका नाम था। मरी के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे कामकाज करे। दोस्तों आपको कमेंट मुझे करके ये बताना है कि एमोरिया जो राजा थे वो कौन से सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। क्या वो सुमेरियन थे, अकाडियन थे, एशूरियन थे? कौन से सिविलाइजेशन से ये आए थे जो मरी के राजा बने थे? ओके, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके एक्स्ट्रा और क्वेश्चन जो है प्रिपेयर होते रहेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो मेसोपोटामिया के अंदर हिसाब किताब लिखने के लिए क्ले टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कहीं तांबे की तख्त का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो कहाँ इस्तेमाल किया जाता? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर डी है, बेबीलोन। बेबीलोन मेसोपोटामिया का एक ऐसा शहर था जिसमें तख्त तांबे का इस्तेमाल किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिकॉर्ड्स रखने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए अभी हमने जाना कि सिटीज़ बहुत सारी थी, उर थी, उरुक थी, और साथ में अभी हमने मरी के बारे में भी जान लिया और बेबीलोन के बारे में भी हमने जान लिया। ये 4 सिटी बहुत फेमस थे, लेकिन गिलगामेश जो थे बहुत महान राजाओं में से एक राजा थे जिन्होंने काफ़ी हिस्से में घूमा था। उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्ड में वीडियो करी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। पूछा हुआ है कि वो कहाँ के शासक थे, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर है उरुक। उरुक शहर आप देख सकते हैं साउथ के अंदर ही था, वो भी शाही शहरों में से एक था। उर के राजा के बारे में हमें नहीं पता है, बुक के अंदर भी नहीं दिया हुआ है। आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि उर के राजा कौन थे, लेकिन उरुक के राजा तो हमें पता है कि गिलगामेश थे। ठीक है, अभी मरी के राजा के बारे में भी अभी हमने आपको बता दिया कि मरी के राजा कौन थे। उरुक के राजा हमें पता चल गए हैं, आपको उर के राजा पता करने हैं कि कौन है। आप देख सकते हैं ये भाई, ये गिलगामेश की इनकी एक इमेज है, रैंडमली मैंने समझाने के लिए बताया हुआ है ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। यूरोप और अफ्रीका को अगर कोई सागर, मेडिटेरेनियन सी, कैरिबियन सी, कैस्पियन सी और साथ में क्या कहते हैं रेड सी, जैसे आप काला सागर बोलते हैं, कैरिबियन बोलते हैं, कैस्पियन बोलते हैं सागर, तो ये जो सागर है यूरोप और अफ्रीका को कौन सा सागर अलग करता है? तो वो आप देख सकते हैं भूमध्य सागर। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा ये सागर। दोस्तों ये सागर ऐसा है जो यूरोप, ये यूरोप वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, और ये हिस्सा जो है ये अफ्रीका का हिस्सा है। तो इस हिसाब से इन कॉन्टिनेंट को अगर कोई चीज़ बांट रही है तो वो है भूमध्य सागर। तो आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी जो है यहाँ पे हमें मेडिटेरेनियन सी, सॉरी अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन इसे हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात के बाद हम 9th की बात कर लेते हैं। देखो अकाडियन लोग भी आए थे और अकाडियन के राजा बने थे, क्योंकि मैंने बताया था सुमेरियन लोग भी थे, फिर अकाडियंस लोग आए थे। अकाडियंस का टाइम पीरियड हमने वीडियो के अंदर दिया हुआ है, कब से कब तक था। तो मेसोपोटामिया के अंदर अकाडियंस के लोग भी शासक बने थे।
तो उनमें से नाम पूछा हुआ है कि कौन से शासक जो थे 2370 ईसा पूर्व में थे। किताब के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। भाई वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे लगता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसका आंसर है सागवान, सॉरी सागवान मैंने गलत बोल दिया, सरगोन इनका नाम है। डी से आप देख सकते हैं, डी इसका सही आंसर होगा। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा हुआ है प्राकृतिक इतिहास के लेखक कौन थे। इतने टाइम पीरियड पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें 5000 पुराने टाइम पीरियड पे, तो उस समय नेचुरल हिस्ट्री कैसी रही होगी, वो सारी चीज़ें किसी एक ऑथर ने लिखी थी, और जिस ऑथर ने लिखी थी उसका नाम पूछा जाता है पेपर के अंदर। और ये बच्चे कहीं ना कहीं बी ऑप्शन इसका टाइबेरियस लिख के आ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत होगा। इसलिए इसका ए आंसर है, आप देख सकते हैं पिलनी करके इनका नाम है। इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री की एक बुक लिखी थी जो उस टाइम पीरियड पे लिखी गई थी, एडिशन के टाइम पीरियड पे 1600 समथिंग में, जो बताती है कि उस समय पे हिस्ट्री कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया के अंदर हथियार जो थे बनाने का एक तरीका होता था, और हथियार किन चीज़ों से बनाए जाते थे। ए क्वेश्चन है पीतल है, बी है कॉपर है, सी है स्टोन पत्थर, डी है हमारा आयरन। बहुत से बच्चों को लगता है कि आयरन जो था ना वो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि आयरन के अंदर जंग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब क्योंकि मेसोपोटामिया में कल्चर अलग अलग थे, लड़ाइयाँ भी होती रहती थी, इसकी वजह से आयरन से कभी भी उस समय हथियार नहीं बनाए जाते थे। वेपन्स बनाने के लिए पीपल कह रहा हूँ, पीतल का ये लोग इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज का ये इस्तेमाल करते थे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हमारा पीतल है, तो इसलिए आप इस पर ही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम उरुक शहर देखें, देखो उरुक शहर के बारे में आपने देख लिया कि गिलगामेश वहाँ के राजा थे। अगर उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो उनके अंदर क्या कहते हैं, एक तकनीक बहुत अच्छी थी। तकनीक में क्या वो कांसे के औजार बनाते थे इसलिए फेमस थे, क्या वो ईंटों के स्तंभों को निर्माण करते थे इसलिए फेमस थे, या ऑयल प्रेसिंग टेक्निक का इन्होंने इस्तेमाल करा था अपने मंदिरों में इसलिए फेमस थे, या वहाँ के जो कुम्हार थे वो पहिया बनाते थे, चक्र बनाते थे, व्हील बनाते थे, चाक बनाते थे, उसके लिए फेमस थे। तो दोस्तों उरुक शहर जो था फेमस था अपने किसानों कुम्हारों के द्वारा, कि वहाँ के लोग चाक यानी कि व्हील बनाते थे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसका आंसर सी है। क्योंकि उसकी वजह से होता क्या था कि कहीं ना कहीं ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान को लाना ले जाना इनके लिए बहुत आसान हो जाता था, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 13, 2000 के टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया की राजधानी बदली थी और एक शाही राजधानी विकसित हुई थी, शाही शहर विकसित हुआ था 2000 के टाइम पीरियड में। इससे पहले तो आपने देख लिया कि मरी शहर था, लेकिन अब मरी शहर के अलावा इससे पहले आपने उर देखा था, उर शहर था, लेकिन अब 2000 के टाइम पीरियड में मरी शहर बन गया। मरी शहर के राजा के बारे में आपने जान लिया था, मरी शहर के राजा कौन थे। अब मरी 2000 के टाइम पीरियड में आप देखेंगे शाही राजधानी में बदला, एक रॉयल सेंटर में बदला, लेकिन 2000 ईसा पूर्व में, 2000 BCE में, इससे पहले हमेशा उर ही था। ओके, ये ध्यान देना है आपको। उरुक के राजा के बारे में बता दिया मैंने, मरी के राजा के बारे में बता दिया मैंने, लेकिन उर के राजा के बारे में नहीं पता चला, तो उसको आप कमेंट करिए, ढूंढिए, फाइंड आउट करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात कर लें हम लोग, मेसोपोटामिया में अलग अलग नगर थे, उर थे, मरी था, उरुक था, बेबीलोन था, बहुत सारे थे, लेकिन उन सभी शहरों के अंदर क्या धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर, शाही नगर थे या सभी थे। तो इसका सही आंसर है सभी थे। हर राज्यों के अंदर, हर सिटीज़ के अंदर रिलीजियस, बिजनेस और लॉयल सेंटर होते थे, ठीक है ना। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 15, इनाना देवी थी, और इनाना देवी उस टाइम पीरियड पे किसके लिए फेमस थी, क्या वो चंद्रमा के लिए, लव एंड वॉर के लिए, विंड के लिए, हवा के लिए। इसका सही आंसर बी है, क्योंकि इनाना देवी को उस टाइम पीरियड पे गॉडेस ऑफ वॉर एंड लव बोला जाता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति युद्ध लड़ने जाता था तो उस टाइम पीरियड पे इनाना देवी की पूजा करता था, क्योंकि उस टाइम पे इन लोगों के लिए देवी बहुत ज़्यादा पूजनीय होती थी। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर उर के लोग इनाना देवी की पूजा करते थे। लव एंड वॉर की पूजा इसलिए करी जाती थी कि उस समय युद्ध बहुत ज़्यादा होते थे, इसी वजह से।
क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिणी मेसोपोटामिया यानी कि वही उर का इलाका जहाँ पे सबसे पुराने मंदिर अगर बनाए गए थे तो उनका टाइम पीरियड क्या था। देखो सबसे पुराने मंदिर बनाए गए हैं तो आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता होगा, लेकिन अप्रॉक्स हम बता सकते हैं कि 5000 BC के टाइम पीरियड में जो मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी इलाके हैं यानी कि उर के जो इलाके हैं, दोस्तों नॉर्थ का इलाका नहीं पूछा है यहाँ पे दक्षिण यानी कि साउथ का हिस्सा पूछा है, तो वहाँ पे सबसे पुराने मंदिर जो है 5000 BC के टाइम पीरियड में बनाए गए थे। तो ये उर शहर के आसपास ही बनाए गए होंगे। पुराने मंदिर इतने ज़्यादा खास नहीं होते थे, इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड टेक्निक से नहीं बनाए जाते थे, बाद में ही और अच्छे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, 1930 के दशक के टाइम पीरियड में एक मेसोपोटामिया का शहर खोजा गया था। सबसे पहले उसकी खुदाई हुई थी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। तो उनमें से कौन से शहर की खुदाई हुई थी? देखो सबसे पहला शहर जो फाइंड आउट करा गया था उर शहर फाइंड आउट करा गया था, और बाद में दूसरे शहरों को भी फाइंड आउट करा गया। 1930 में उर को फाइंड आउट करा गया, इसलिए इसका बी आंसर है। मरी को कब फाइंड आउट करा गया, उरुक को कब फाइंड आउट करा गया, ये आप जाके विकीपीडिया पे या कहीं और से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो उर सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक था, इसलिए वहाँ पे एक देवता बहुत फेमस थे, सन, मून, मार्स या वाटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो मून थे, जो चंद्रमा थे, जैसे आप चंदा मामा बोलते हैं, उरुक के अंदर इनको देवता माना जाता था। तो दोस्तों उर के अंदर इनको देवता माना जाता था, तो उरुक के अंदर किसको देवता माना जाता होगा और मरी के अंदर किसको देवता माना जाता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको फाइंड आउट करना, है ना। मरी के बारे में किताब में दे रखा है पर उरुक के बारे में किताब में नहीं दे रखा है, उसे फाइंड आउट करिए। पर उर तो हमें पता है कि यहाँ पे मून को देवता माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, उरुक अगर शहर था जहाँ पे गिलगामेश राज करते थे, तो उस टाइम पे उस शहर को कितने हेक्टेयर में फैलाया गया था? 200 हेक्टेयर, 250 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर या 100 हेक्टेयर? इसका सही आंसर है 250 हेक्टेयर। 250 हेक्टेयर मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसको एग्जैक्ट रेशो तो नहीं दे सकते, लेकिन जब साइड को जब खोदा गया था तो 250 हेक्टेयर में मिला था। 250 हेक्टेयर को अगर गज में बदलेंगे तो कितने गज में आएगा? बच्चे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी होशियार होंगे, ये जिनके आसपास प्रॉपर्टी डीलर होंगे, वो बता सकते हैं कि 250 हेक्टेयर में कितने गज होते हैं। अगर आपको पता चल जाता है किसी के थ्रू तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पर उरुक शहर जो था वो 250 हेक्टेयर में था। अब यहाँ पे उर भी पूछा जा सकता है, मरी भी पूछा जा सकता है और बेबीलोन भी पूछा जा सकता है कि भाई वो कितने क्या कहते हैं हेक्टेयर में फैला हुआ था, आप उन्हें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। जब मान लीजिए कि ए और बी के बीच में वॉर होता है तो उस टाइम पीरियड में जो भी बंदा हारता है, मान लीजिए ए हार गया, तो इसके जितने भी सिपाही होते हैं वो बी को मिल जाते हैं और बी उनको युद्धबंदी बना लेता है, और युद्धबंदी बनाने के बाद वो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मंदिर के निर्माण कराने में मदद कराते हैं। और जब मंदिर के निर्माण ये लोग करवाते हैं, बंदी लोग, युद्धबंदी लोग, यानी कि वॉर कैपिटिव बोलते हैं इन्हें, अगर ये बंदी बना लेते हैं तो इनको भुगतान के रूप में, पैसे के रूप में, सैलरी के रूप में क्या दिया जाता है? क्या उन्हें ब्राउन स्टूल दिए जाते हैं, मवेशी दिए जाते हैं, कॉइन्स दिए जाते हैं, राशन? तो इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है राशन। राशन दिया जाएगा तो खाने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और पैसा दिया जाएगा तो उनकी बगावत कर सकते हैं, और मवेशी उन्हें दे नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर है डी। तो दोस्तों इस सेकंड चैप्टर में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है, जल्दी वीडियो के तीसरे चैप्टर में मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो का बहुत यूज़ होगा आपके दोस्तों के लिए, आपके टीचर्स के लिए, सभी के लिए। शेयर ज़रूर करिएगा जिसको इसका यूज़ करना है। ओके, तो मिलते हैं जल्दी वीडियो के तीसरे पार्ट में, एंड दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।